मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज क्लास में आपको पढ़ना है प्रश्नावली 3.3। तो सबसे पहले आपको प्रश्नावली 3.3 का बेसिक पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न हल करना है। और आपको हम ये बता दें कि बेसिक में आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पढ़ना है आव्यूह का परिवर्त, फिर आपको गुणधर्म पढ़ना है, फिर नेक्स्ट आपको सम्मित आव्यूह पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको विषम सम्मित आव्यूह पढ़ना पड़ेगा, फिर लास्ट में आपको 2 प्रमेय और पढ़ना पड़ेंगे। इतना ही आपको बेसिक पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए आव्यूह का परिवर्त, फिर आपको हम परिभाषा बता देंगे और उसमें आपको ये भी बता देंगे कि परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक आव्यूह आपको ले लेना है और उसकी कोटि आपको यम क्रॉस यन लेना है। फिर आपको हम समझा देंगे कि किसी आव्यूह का परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यदि आव्यूह ए कामा यम क्रॉस यन कोटि का आव्यूह है यहाँ पे लिखा है यदि आव्यूह ए कामा यम क्रॉस यन कोटि का आव्यूह है तो यहाँ पे लिखा है आव्यूह ए की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर विनिमय। विनिमय का मतलब ये होता है इंटरचेंज। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश में इंटरचेंज कर दिया जाए। इसका मतलब हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो लिखा है यम क्रॉस यन, यम का मतलब आप लोग जानते हो, पहले जो लिखा होता है पंक्तियों की संख्या होती है और बाद में जो लिखा होता है वो स्तंभों की संख्या होती है। तो कोटि में आपने क्या देखा, यम जो है पंक्तियों की संख्या और यन क्या है, स्तंभों की संख्या। अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें या कर दिया जाए तो आव्यूह ए का जो है परिवर्त आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो आप लोगों को दिख रहा होगा हमने लिखा है अगर पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में इंटरचेंज कर दें तो आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे ए डैश या ए की पावर टी से लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, परिवर्त। तो इसका एक सिंबल है, आप लोग ध्यान रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं इसे ए डैश या ए की पावर टी से लिखते हैं। और इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ए बराबर आप लोग व्यापक रूप में ले लो एक आव्यूह ए आई जे, ऐसे करके आपने ले लिया और इसकी कोटि क्या है, यम क्रॉस यन। जो यहाँ पे लिखा है यदि ए कामा यम क्रॉस यन कोटि
का अवयव है। तो यहाँ पर आपने व्यापक रूप में एक अवयव ले लिया है और उसकी कोटि क्या ले ली, m क्रॉस n। तो आपको लिख देना यहाँ पर व्यापक रूप, ठीक है। व्यापक रूप आप लोग जानते हो कि जब हम अवयव को aij से लिखते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, व्यापक रूप में आपने एक अवयव ले लिया है, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अगर हम a डैश या a की पावर t निकालें तो आपको पता है पंक्तियों की संख्या स्तंभों में और स्तंभों की संख्या पंक्तियों में हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है इंटरचेंज। देखो कैसे, आपको a डैश निकालना है 9 के बाद कामा, तो a डैश बराबर हमें पता है कि स्तंभ आपको पहले लिखना है और पंक्तियों की संख्या बाद में लिखना है। हमने आपको यही बताया है कि अवयव a में पंक्तियों की संख्या स्तंभों में और स्तंभों की संख्या पंक्तियों में लिखना है। तो j आपको पता है स्तंभों की संख्या है और i क्या है, पंक्तियों की संख्या है। तो आपको j पहले लिखना है, i बाद में लिखना है और इसे भी चेंज कर देना है, स्तंभों की संख्या पहले लिखना है और पंक्तियों की संख्या बाद में लिखना है। इसी को आपको लिख देना है a की पावर t, n क्रॉस m, चाहे a डैश निकालो चाहे a की पावर t निकालो, तो आपको परिवर्त अवयव ही मिलेगा। तो किसी अवयव का अगर आप परिवर्त अवयव ज्ञात करो तो इतना याद रखना, पंक्तियों की संख्या स्तंभों में और स्तंभों की संख्या पंक्तियों में आपको चेंज कर देना है। अब आपको हम बताएंगे संख्यात्मक रूप में। संख्यात्मक रूप में आपको उदाहरण सीख लेना है। यहाँ पे बता देते हैं उदाहरण। आपको 2-3 उदाहरण बता देंगे तो आप लोग सीख जाओगे संख्यात्मक रूप से। संख्यात्मक रूप हम आपको बता देते हैं, अवयव में जो संख्याएं लेते हैं उन्हें क्या पढ़ते हैं, अवयव। तो अवयव से आपको हम बताएंगे और संख्याओं में लेना है तो क्या बोलते हैं, संख्यात्मक रूप। तो यहाँ पे पहला नंबर हम डाल देते हैं, a बराबर अगर 2 3 1 0 -1 2, अगर a एक अवयव दिया गया है और इसकी कोटि देख लेना है, 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, ठीक है। जब हम a डैश निकालेंगे तो आपको पता है स्तंभों की संख्या पहले लिखना है और पंक्तियों की संख्या बाद में। कहने का मतलब है अवयव में जो पंक्ति आपको दिख रही है 2, उन्हें आपको स्तंभों में लिखना है और स्तंभ आपको 3 दिख रहे हैं उन्हें आपको पंक्तियों में लिख देना है। तो आपको a डैश ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको अवयव a का परिवर्त a डैश बराबर, चाहे a डैश लिखो चाहे a की पावर t लिखो, दोनों में एक सिंबल आप लोग ले लो। तो इससे ये पता चल जाएगा कि आप लोग क्या ज्ञात कर रहे हो, अवयव a का परिवर्त ज्ञात कर रहे हो। तो यहाँ पर a की पावर t नहीं ले रहे हैं, a डैश आपको लेना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 3 1 ये पहली पंक्ति में लिखा है तो पहली पंक्ति को आपको पहले स्तंभ में लिख देना है ऐसे करके, और दूसरी पंक्ति को आपको दूसरे स्तंभ में लिखना है, ठीक है। ये आप लोग देख लो और समझ लो कि जब हमने परिवर्त अवयव ज्ञात किया तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों में और स्तंभों की संख्या पंक्तियों में लिखना पड़े। तो यहाँ पर अगर कोटि चाहो तो 3 क्रॉस 2 आ जाएगी। तो ऐसे करके आपको सीख लेना है अवयव a का परिवर्त। अब एक और आपको उदाहरण बता देते हैं, 2-3 उदाहरण बताएंगे जिससे क्लियर हो जाएगा किसी अवयव का परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं। इसे हम रब कर देते हैं, फिर आपको हम और भी उदाहरण बताएंगे और सीख लेना है अच्छे से। दूसरा उदाहरण आपको देख लेना है यहाँ पे। जैसे हमने कैपिटल X एक अवयव ले लिया, 120 है या और ले लो, ठीक है। चाहो तो और अवयव बढ़ा लो,
कोई दिक्कत नहीं है। 0 - 1 7 8 2 ऐसे करके आपको ले लेना है। चाहो तो कोटि ना लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ लेना है कि अगर यक्स एक आव्यूह है तो आव्यूह यक्स का जब हम परिवर्त ज्ञात करेंगे तो आपको स्तंभों की संख्या पंक्तियों में और पंक्तियों की संख्या स्तंभों में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको आव्यूह यक्स का परिवर्त यक्स डैश। चलो यहाँ पर टी सिंबल ले लेते हैं। जैसे एक उदाहरण आपने डैश से सीख लिया और एक उदाहरण आपको टी से सिखा रहे हैं। तो एक्स की पावर टी जब ज्ञात करोगे इसका मतलब ये होता है ये टी कहाँ से आया। जैसे परिवर्त हिंदी में लिखते हैं और इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का यहाँ पर क्या ले लिया, टी ले लिया। तो इसीलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है टी। अब आपको क्या करना है, पहली पंक्ति को, कितनी पंक्ति हैं पहले गिनो, 3 पंक्तियाँ हैं। तो पहली पंक्ति को आपको पहले स्तंभ में लिखना है, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखना है तो आपको परिवर्त ज्ञात हो जाएगा। अब पहली पंक्ति आपने लिख दी है पहले स्तंभ में। अब आपको दूसरी पंक्ति लिखना है, दूसरे स्तंभ में लिखना है 0 - 1 7 8 2। अब आपको तीसरी पंक्ति लिख लेना है तीसरे स्तंभ में। तो कितना है 1 0 0 1 0। यहाँ पर हमने कोटि नहीं लिखी, ना यहाँ पे लिखी और ना ही यहाँ पे लिखी। कोटि लिखो या ना लिखो, आपको इतना ध्यान रखना है कि जितनी पंक्तियाँ आपको दिख रही हैं उन्हें सबको किस में लिखना है, स्तंभों में लिखना है। तो किसी आव्यूह का आप लोग परिवर्त ज्ञात कर सकते हो। अब आपको तीसरा उदाहरण बता देते हैं। जैसे कैपिटल वाई एक आव्यूह आपने ले लिया 1 2 3 4 0 0 - 1 7 9 2 0 1। फिर आपने ले लिया 1 1 फिर 1 1, ठीक है। ये एक आव्यूह है वाई। तो इसका आप लोग परिवर्त ज्ञात करोगे। तो यहाँ पर कोटि नहीं लिखेंगे, कोटि लिखो या ना लिखो आपको समझ लेना है। यहाँ पर कितनी पंक्तियाँ हैं, 1 2 3 4, 4 पंक्तियाँ हैं। 1 बाय 1 करके आपको स्तंभों में लिखना है। ऐसा करने से आपको परिवर्त ज्ञात हो जाएगा किसी आव्यूह का। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आव्यूह वाई का परिवर्त। इसे हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। तो आव्यूह वाई का परिवर्त कैसे ज्ञात करोगे, वाई डैश। चलो यहाँ पे जो है डैश से आपको सिंबल ले लेना है। अब आपको दिख रहा होगा पहली पंक्ति हम किस में लिखेंगे, पहले स्तंभ में लिखेंगे 10 91, ठीक है। दूसरी पंक्ति जो है आपको दूसरे स्तंभ में लिखना है 20 21, ठीक है। तो अब आपको देखना है तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में ही लिखना है। तो 31 01, ठीक है। अब आपको चौथी पंक्ति लेना है और किस में लिखना है, चौथे स्तंभ में लिखना है 47 11। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कैसे लिखोगे 47 11। तो ऐसे करके आपको ज्ञात हो जाएगा किसी आव्यूह का परिवर्त। अब आपको इसके गुणधर्म बताएंगे। तो इसे हम रफ कर देते हैं। आपको गुणधर्म सीखना है, ज़्यादा नहीं है, 5 गुणधर्म हैं इसके और उन्हें आपको सिद्ध भी करना है। इसे हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। नंबर फर्स्ट आपको मिलेगा ए डैश का होल डैश बराबर ए, ठीक है। नंबर आपको सेकंड मिलेगा के ए का होल डैश बराबर के ए डैश, क्योंकि आपको पता है के पर डैश नहीं आया। क्यों नहीं आया,
क्योंकि हम आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करते हैं, किसी अचर राशि का नहीं ज्ञात करते हैं। ये क्या है, अचर राशि है या अदिश राशि है। नंबर 3 पे आप लोग देख लो, a प्लस वी का होल डैश बराबर क्या होता है, a डैश प्लस का b डैश। ये आपको याद भी करना है डायरेक्ट, जो यहाँ पे लिखा रहे हैं डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि प्रश्नावली जब 3.3 के प्रश्न हल करेंगे तो इनका यूज होगा। नंबर 4 आप लोग देख लो, a माइनस वी का होल डैश बराबर a डैश माइनस का b डैश। और नंबर 5 देखो, ए बी का होल डैश बराबर क्या होता है, यहाँ पर ये ज़रूर याद रखना क्योंकि इसका ज़्यादा यूज होता है। बी पहले लिखना है और ए बाद में लिखना है। ए बी का होल डैश ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको बी पहले लिखना है, जो पहले है उसे बाद में लिखना है, जो बाद में है उसे पहले लिखना है। इतना ध्यान रखना आप लोग। अब 1 बाय 1 करके आपको हल करके दिखाएंगे। पहला देखो, हम एक आव्यूह मानेंगे a बराबर aij में मान लेंगे, क्योंकि आपको 2 रास्ते आते हैं, एक व्यापक रूप और एक रास्ता क्या है, संख्यात्मक रूप। तो इसमें कम टाइम लगता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको देख लेना है, व्यापक रूप में कम टाइम लगेगा जब गुणधर्म को सिद्ध करेंगे, और संख्यात्मक रूप में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको पता है जिसमें कम टाइम लगेगा उसी विधि से आपको हल कर देना है, मतलब सिद्ध कर देना है। तो हमने एक आव्यूह ले लिया व्यापक रूप में और इसकी कोटि क्या ले ली, यम क्रॉस यम। तो आपको लिख देना है यहाँ पे व्यापक रूप। ये क्या है, व्यापक रूप है आव्यूह का। अब आपको ए डैश निकालना है, क्योंकि ए डैश का होल डैश मतलब 2 बार आपको परिवर्त ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आव्यूह ए का परिवर्त। तो ए डैश बराबर, आपको पता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों में और स्तंभों की संख्या पंक्तियों में, ऐसा करके आप लोग लिखना है। फिर आपको कोटि चेंज कर देना है, एन क्रॉस एम, इसे समीकरण 1 डालेंगे। फिर इसका आपको परिवर्त ज्ञात करना है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा आव्यूह ए डैश का परिवर्त। आव्यूह ए डैश का परिवर्त ज्ञात करेंगे तो फिर आपको वही करना है कि जो स्तंभों की संख्या है पंक्तियों में और पंक्तियों की संख्या क्या है स्तंभों में लिखना है। तो ए आई जे आ जाएगा और आपको कोटि चेंज करना है एम क्रॉस एन। अब देखो ये जो आंसर शीट है किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो समीकरण आप इसे 1 मानो, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको इसके स्थान पर ए लिख देना है, तो ए डैश का होल डैश बराबर ए। और आगे बताना पड़ेगा आपने कहाँ से मान रखा है, समीकरण 1 से रखा है। तो पहला तो सिद्ध हो गया, आप लोग नोट करो। अब आपको k इंटू ए का होल डैश मतलब k का इंटू करना है a में, फिर उसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो इतना आना चाहिए। इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आप लोग नोट करते रहा करो। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, नंबर 2 जो है गुणधर्म, आपको डैश ज्ञात करना है, मतलब परिवर्त निकालना है। तो डैश के अंदर पहले देखो क्या है के, तो के ए की आंसर शीट आपको पता हो तभी आप ज्ञात कर सकते हो के इंटू ए का परिवर्त। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
यहाँ पर इसे हटा देते हैं समीकरण 1। आपको पहले आंसर शीट निकालना है, डैश के अंदर जो भी हो के ए है, तो आपको दोनों पक्षों में क्या करना है, के का इंटू कर देना है। गुणा करने पर, दोनों पक्षों में के का गुणा करने पर ठीक है। अब आपको पता है के ए ऐसे ही लिखेंगे, के का अंदर गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, के ए आई जे, क्योंकि आपको पता है जितने अवयव होते हैं अदिश राशि का सभी अवयवों में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर एक अवयव है तो एक अवयव में ही आपको के का गुणा करना है, और आपको लिख देना है यम क्रॉस एन कोटि का अवयव, क्योंकि गुणा करने पर कोटि पर कोई अंतर नहीं आता है, कोटि जितनी है उतनी रहेगी, आपको गुणा कर देना है। अब के ए का आपको क्या निकालना है, परिवर्त, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अवयव के ए का परिवर्त। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जब हम के ए का होल डैश ज्ञात करेंगे तो आपको पता है स्तंभों की संख्या पंक्तियों में लिखना पड़ेगी और पंक्तियों की संख्या स्तंभों में लिखना पड़ेगी, और कोटि चेंज कर देना है एन क्रॉस एम, ठीक है। और अगर चाहो तो के को बाहर निकाल लो, क्योंकि जब हम गुणा करते हैं तो बाहर भी निकाल सकते हैं। के ए का होल डैश बराबर के अगर हम बाहर निकाल लें तो अंदर क्या रहेगा, जे आई, ए जे आई रहेगा, क्योंकि आपको पता है चाहे के का अवयव में जो अवयव हैं उनमें गुणा करेंगे और चाहे बाहर निकालें तो कोटि पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ए डैश है, तो अगर ए का ए डैश ज्ञात करेंगे तो इतनी आंसर शीट आएगी, आएगी या नहीं। तो आपको कैसे लिखना है, के ए का होल डैश बराबर के इंटू ए डैश, यहाँ पर बता देना है ब्रैकेट में ए डैश बराबर क्या आएगा, ए जे आई एन क्रॉस एम। यहाँ पर देख लीजिए ए एक अवयव दिया गया है और इस अवयव का अगर आप परिवर्त अवयव ज्ञात करोगे तो इतना ज्ञात होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे आई जे को ऐसे करके। तो अगर इसकी आंसर शीट ए डैश आपको दिख रही है तो यहाँ पर ए डैश लिख देना है। ये तो सिद्ध हो गया, आप लोग नोट कर लो इसे, 1 बाय 1 करके आपको हम सारे के सारे गुणधर्म सिद्ध करवा देंगे। अब आपको तीसरा देखना है, यहाँ पर 2 अवयव दिख रहे हैं तो व्यापक रूप में आपको 2 अवयव ले लेना है। तो इसे हम रब कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। अब आप लोग तीसरा यहाँ पर गुणधर्म देखिए, सिद्ध करेंगे ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस वी डैश। तो यहाँ पर व्यापक रूप में आपको अवयव ए मान लेना है, फिर व्यापक रूप में आपको एक और अवयव मान लेना है, मानना एम क्रॉस एन कोटि का है, क्योंकि जब हम जोड़ेंगे ना, ये देखिए अंदर आपको पता है 2 अवयवों का योगफल कब संभव होता है, जब इन दोनों की कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी इन 2 अवयवों का योगफल कर सकते हो। तो इसीलिए आपको कोटि सेम टू सेम रखना है। हमने ये भी बताया था कि किसी अवयव का परिवर्त ज्ञात करोगे तो डैश के अंदर देख लेते हैं कितना है, डैश के अंदर क्या है, ए प्लस बी। तो पहले आप ए प्लस बी की आंसर शीट निकालो, उसके बाद आप लोग ज्ञात कर सकते हो परिवर्त। तो सबसे पहले आपको a प्लस वी का मान निकाल लेना है और यहाँ पे लिख देना है व्यापक रूप, क्योंकि जो भी हमने अवयव माने हैं व्यापक रूप में माने, क्योंकि कम टाइम लगता है। और संख्यात्मक रूप में मानेंगे संख्याओं को, जैसे संख्याओं में जब हम अवयव ले लेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए आपको व्यापक रूप से ही सिद्ध कर देना है। a प्लस वी, ए का है अवयव ए आई जे एम क्रॉस एन, फिर बी का मान आप लोग रखो
वी आई जे एम क्रॉस एन। अगर दोनों की कोटि क्या है, समान है, तो इन दोनों आव्यूह का योगफल क्या है, संभव है। जब संभव है तो आप लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे, देखो ए आई जे प्लस वी आई जे, ऐसे करके आपको जोड़ना है। चाहो तो अलग अलग आपने रखा है ए आई जे और यहाँ पर बी आई जे, चाहो तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस वी का होल आई जे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखो। और कोटि क्या रहेगी, एम क्रॉस एन रहेगी। ए प्लस बी का मान इतना निकला है। अब आपको दिख रहा है आव्यूह, ये आव्यूह है, इसी का आपको क्या ज्ञात करना है, परिवर्त। तो इधर हम रफ कर देते हैं, चलो इतने में ही हो जाएगा, क्योंकि इतना लिखा रहेगा तो आप लोगों को ध्यान रहेगा कि हम किस विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको आव्यूह ए प्लस वी का परिवर्त आपको ज्ञात करना है। तो ए प्लस वी का होल डैश बराबर कितना लिखना है, आपको पता है स्तंभों की संख्या पंक्तियों में और पंक्तियों की संख्या स्तंभों में लिखना है। तो ए प्लस वी स्तंभों की संख्या पंक्तियों में, ठीक है। जे आपको पता है क्या बोलते हैं, जे को स्तंभों की संख्या, तो हमने क्या लिखी, पंक्तियों में, और पंक्तियों की संख्या स्तंभों में। आई क्या है, पंक्तियों की संख्या है। अब आपको कोटि चेंज कर लेना है। यहाँ पे देखो एम क्रॉस एन है, तो एन क्रॉस एम कर लेना है, इसे समीकरण 1 डालेंगे। अब आपको ए डैश प्लस बी डैश का मान निकालना है और दोनों की आंसर शीट देख लेना है, सेम टू सेम आएगी। तो यहीं पर ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश प्लस बी डैश। पहले आप लोग क्या करो, आव्यूह ए का क्या ज्ञात करोगे, चलो हम अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर शॉर्ट लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। पेपर में शॉर्ट ना लिखना, यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको डीपली बताएंगे। ए टू जेड आपको लिखना है। नाव लिखना है, नाव के बाद कामा लगाना है। ए आपको पता है क्या है, ए आई जे है, ठीक है। और बी क्या है, बी आई जे, और कोटि भी लिख दो एम क्रॉस एन, और यहाँ पर भी कोटि लिखो एम क्रॉस एन। अब आपको आव्यूह ए का परिवर्त ज्ञात करना है, फिर आपको आव्यूह बी का परिवर्त ज्ञात करना है। तो पहले हम आव्यूह ए का परिवर्त ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद आव्यूह बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आव्यूह, चलो इस तरफ हम लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पेस की ज़रूरत है, लेकिन स्पेस नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग नोट करते रहा करो, ठीक है। इसे हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आव्यूह ए का परिवर्त, तो ए डैश बराबर, आपको पता है कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों में लिखना है और पंक्तियों की संख्या स्तंभों में लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जे आई ऐसे करके लिखना है, और कोटि चेंज कर देना है एन क्रॉस एम, फिर लिखना है और बी डैश और ज्ञात कर लेना है। बी बराबर दिया गया है बी आई जे एम क्रॉस एन। अब आपको आव्यूह बी का परिवर्त ज्ञात कर लेना है। आव्यूह बी का परिवर्त, तो बी डैश बराबर, आपको पता है स्तंभों की संख्या पंक्तियों में और पंक्तियों की संख्या स्तंभों में, ठीक है। फिर आपको कोटि चेंज कर लेना है, एन पहले लिखना है और एम बाद में। अब आपको जोड़ लेना है, ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश आपको जोड़ना है। इसे हम रफ कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है व्यापक रूप से ही हम हल कर रहे हैं गुणधर्मों को। ए डैश और प्लस बी डैश, मान रख लेना है इसकी कोटि एन क्रॉस एम है, और बी डैश वी जे आई मान रखेंगे, और आप लोग इसे जोड़ो। तो आपको पता है इनका योगफल संभव कब होता है और कब नहीं होता है, आपको पता है, बताइए। जब आव्यूह की कोटि क्या होती है, समान होती है, तभी दो आव्यूहों का योगफल आप लोग ज्ञात कर सकते हो। तो कोटि यहाँ पर सेम टू सेम दिख रही है, अब आपको जोड़ लेना है।
कैसे जोड़ोगे हम आपको बता देते हैं। ए प्लस बी का होल जे आई और कोटि क्या रहेगी, एन क्रॉस एम रहेगी। इसे समीकरण नंबर 2 डालेंगे। ये ए डैश आया है और प्लस बी डैश, मीन्स ए डैश प्लस बी डैश की आंसर शीट आई है। अब आपको समीकरण 1 देख लेना है जो हम रफ कर चुके हैं। तो समीकरण 1 की आंसर शीट और समीकरण 2 की आंसर शीट क्या आई, बराबर आई है। तो आपको लिख देना है समीकरण 1 व 2 से इन्हें दोनों को बराबर कर देना है। ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस का मीन्स प्लस का बी डैश। तो इसे आप लोग नोट करो, ये तो पूरा जो है हल हो गया है। ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस का बी डैश। अब इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको गुणधर्म 4 देख लेना है। गुणधर्म जो 4 है वो किसकी तरीके से है, गुणधर्म 3 की तरीके से। देखो यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे देखो माइनस तो यहाँ पर भी माइनस, सेम टू सेम तीसरे गुणधर्म की तरह ही हल करना है। तो देखो चौथा भी हल कर देते हैं। हम मान लेते हैं, माना ए बराबर ए आई जे। आपको पता है, आप जल्दी जल्दी लिख देते हैं क्योंकि इसी की तरह है ये चौथा गुणधर्म। एम क्रॉस एन कोटि का अवयव ले लिया और बी आपने ले लिया बी आई जे, एम क्रॉस एन कोटि का। तो आपको लिखना पड़ेगा व्यापक रूप, ये भी लिखना पड़ेगा आपको व्यापक रूप में हमने ये अवयव माने हैं। ठीक है, चाहो तो आप लोग पहले ही ए डैश और बी डैश ज्ञात करो, या फिर पहले ए माइनस बी ज्ञात करो, फिर इसका हम होल डैश ज्ञात करेंगे। तो डैश के अंदर पहले देखो क्या है, ए माइनस बी। ए माइनस बी की आंसर शीट निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप लोग ज्ञात कर सकते हो कि ए माइनस बी का परिवर्त। तो पहले हम क्या करेंगे, ए माइनस बी ज्ञात करेंगे। तो ए का मान रखेंगे ए आई जे, फिर माइनस बी का मान रखेंगे बी आई जे, और कोटि लिखना पड़ेगी ऐसे करके। अब आप लोग जानते हो इन दो अवयवों का अंतर संभव है या नहीं है, तो कोटि देख लेना है। पहले अवयव की कोटि एम क्रॉस एन है और दूसरे अवयव की कोटि क्या है, एम क्रॉस एन है। तो कोटि समान है, तो इसका मतलब क्या है कि अवयवों का अंतर क्या है, संभव है। जब संभव है तो आपको ज्ञात करना है। कैसे लिखोगे हम आपको बता देते हैं। ए आई जे माइनस का बी आई जे, चाहे आपने अलग अलग लिखा है ए आई जे और बी आई जे, मतलब आई जे को अगर होल लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी का होल आई जे ऐसे लिख दो, ठीक है। और कोटि तो वही रहेगी एम क्रॉस एन। तो ए माइनस बी का मान आया है। अब आप लोग ए माइनस बी की जो आंसर शीट है उसी का आप लोग परिवर्त ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको अवयव ए माइनस बी का परिवर्त। देखो कैसे ज्ञात करना है। परिवर्त का मतलब है होल डैश। आपको ये भी पता है ए माइनस बी ऐसे ही लिखेंगे, केवल और केवल क्या करना है, जो स्तंभों की संख्या है उसे आप लोग पंक्तियों में लिखो और पंक्तियों की संख्या स्तंभों में। यही तो आपने सीखा है परिवर्त अवयव की परिभाषा। तो इसकी कोटि आपको चेंज कर लेना है एन क्रॉस एम, इसे समीकरण 1 डालेंगे। अब आपको ए जो अवयव है और बी जो अवयव है उसका परिवर्त और ज्ञात कर लेना है, क्योंकि ए डैश और बी डैश जब हम माइनस करेंगे तो आंसर शीट इतनी ही आएगी, क्योंकि सिद्ध करना है इतना बराबर इतना। तो आपको ए लिख लेना है, जो आपने माना है वही लिख लो एम क्रॉस एन। अब आपको अवयव ए का परिवर्त ज्ञात करना है। अवयव ए का परिवर्त तो कैसे ज्ञात करते हो आपको पता है। स्तंभों की संख्या पंक्तियों में लिखना है और पंक्तियों की संख्या स्तंभों में लिखना है, और कोटि चेंज कर लेना है। बाद में जो एन है उसे पहले लिखना है और यम जो पहले है उसे बाद में लिखना है, क्योंकि परिवर्त जब ज्ञात करते हैं तो पंक्तियों की संख्या
स्तंभों में और स्तंभों की संख्या पंक्तियों में लिखना पड़ती है। अब आपको बी डैश और ज्ञात करना है, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आप लोग नोट करते रहा करो। तो यहाँ पर आपको बी लिख लेना है और कैसे लिखना है, और करके लिखना है। और बी बराबर जो आपने एक अवयव माना था बी आई जे माना था और कोटि एम क्रॉस एन थे, मीन्स पंक्तियों की संख्या एम है और स्तंभों की संख्या क्या है, एन है। तो यहाँ पर आपको अवयव बी का परिवर्त ज्ञात कर लेना है। अवयव बी का परिवर्त जानते हो, होल डैश। और कैसे ज्ञात करते हो आपको पता है, स्तंभों की संख्या पंक्तियों में और पंक्तियों की संख्या स्तंभों में। तो यहाँ पर भी आपको करना है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों में और स्तंभों की संख्या पंक्तियों में चेंज कर देना है। तो एन क्रॉस एम। अब आपको क्या करना है, ए डैश माइनस बी डैश ज्ञात कर लेना है। तो ए डैश की आंसर शीट क्या है, ए जे आई, और कोटि क्या है, एन क्रॉस एम है। फिर माइनस वी डैश की आंसर शीट क्या है, वी जे आई, एन क्रॉस एम। अब आपको देख लेना इन दो अवयवों का अंतर क्या है, संभव है या नहीं है। तो संभव है ना, क्यों, क्योंकि कोटि क्या है, एक जैसी है। जब कोटि एक जैसी है तो इन दो अवयवों का अंतर क्या होगा, संभव होगा। जब संभव है तो आपको घटा लेना है। कैसे घटाओगे आपको पता है, ए माइनस बी का होल जे आई लिख दो, क्योंकि अगर अलग अलग आपको लिखना है ए जे आई माइनस बी जे आई वो भी ठीक है, और होल जे आई लिख दो ये भी ठीक है। तो एन क्रॉस एम, और इसे समीकरण 2 डालेंगे। ये आंसर शीट आई है ए डैश माइनस बी डैश की। तो आंसर शीट मैच करो, यहाँ पे देखो ए माइनस बी का होल आई जे आई, ठीक है, और कोटि मैच करो, ये कोटि सेम टू सेम है। तो आंसर शीट आपको क्या दिख रही है, बराबर दिख रही है। आपको लिख देना है समीकरण 1/2 से। तो इसे हम रफ कर देते हैं। आंसर शीट तो बराबर आप लोगों को दिख रही है, तो आपको लिख देना है समीकरण 1/2 से ए माइनस वी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस का बी डैश, ठीक है। ये हो गया। अब आपको लास्ट वाला और हल करके दिखाएंगे, टिक लगा देते हैं जो हो गया। लास्ट गुणधर्म बचा है ये वाला, तो आप लोग देख लो नंबर 5। नंबर 5 में कुछ नहीं है, हम आपको बता देते हैं। आपको व्यापक रूप में ही अवयव 2 मानना है, क्योंकि कम टाइम लगता है। तो यहाँ पर आपको नंबर 5 जो है गुणधर्म देख लेना है। ए बी का होल डैश ज्ञात करना है। पहले अवयव ए मान लेंगे, माना ए बराबर ए आई जे, एम क्रॉस एन कोटि मान लो। और ये जानते हो आप लोग क्या होता है, व्यापक रूप में अवयव माना गया है। और बी बराबर आपको मानना है बी आई जे, और कोटि आपको पता है यहाँ पर एम क्रॉस एन रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापक रूप यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के अवयव जो मानते हैं, आपको विधि तो पता है, व्यापक रूप और संख्यात्मक रूप की विधि आप लोग जानते हो। संख्याओं में जब अवयव मानते हैं तो आपको व्यापक रूप से हल करना है, कम टाइम लगेगा। आपको ये भी पता है कि आपको डैश निकालना है, किसका निकालना है, ए बी का। जिसका डैश निकालो, डैश का मतलब ये परिवर्त, जिसका परिवर्त निकालो उसकी आंसर शीट पता हो। तो हमें ए इंटू बी की आंसर शीट नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको आंसर शीट निकालना है ए इंटू बी की। तो यहाँ पर आप लोग देख लो ए इंटू बी, ए की आंसर शीट क्या है, ए आई जे, और आप लोग क्या करो कोटि और लिखते रहो। और बी की आंसर शीट क्या है, वी आई जे, कोटि लिखते रहो। कोटि कितनी है, एम क्रॉस एन। अब आपको पता है इन दो अवयवों का गुणन संभव कब होता है और कब नहीं होता है, हम आपको बता देते हैं। गुणन संभव है या नहीं है। पहले अवयव में स्तंभों की संख्या देखना है और दूसरे अवयव में क्या देखना है, पंक्तियों की संख्या देखना है। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या क्या है, अलग है। तो आपने जो अवयव माने हैं वो गलत माने हैं, पहले तो सही मानो, क्योंकि आपको पता है गुणधर्म गलत नहीं है, गुणधर्म तो ट्रू है। इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट बराबर ही आएगी। तो आपको जो यहाँ पर माना है
तो कोटि आप लोग मान लो n क्रॉस m, ठीक है, गुणनफल संभव हो जाएगा। अब देखो, पहले आव्यूह में आपको स्तंभों की संख्या देखना है और दूसरे आव्यूह में क्या देखना है, पंक्तियों की संख्या। क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, तभी इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, संभव होगा। तो इसीलिए आपको कोटि जरूर लिखना है ताकि गलत ना हो जाए। अब इसे हम रफ कर देते हैं, क्योंकि ये तो समझाने के लिए आपको बताया है कि स्तंभों की संख्या पहले आव्यूह में और पंक्तियों की संख्या बाद वाले आव्यूह में अगर बराबर है तो इन दो आव्यूहों का गुणनफल संभव होगा। तो संभव है आपको ज्ञात कर लेना है। कैसे ज्ञात करते हो आपको पता है, यहाँ पर पंक्ति लेते हैं और बाद वाले में स्तंभ लेना पड़ता है। तो पंक्ति एक है और पंक्ति यहाँ पर कितनी है, पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या m है, ठीक है। तो आपको गुणा कर देना है और आपको पता है कैसे गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो AB का होल IJ लिख दो ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पर हम पंक्ति लेते हैं और यहाँ पर स्तंभ लेते हैं। तो पंक्ति आपको I दिख रही है और स्तंभ आपको क्या दिख रहा है, J दिख रहा है। तो I लिखा है यहाँ से, J लिखा है यहाँ से, और आपको पता है यहाँ पर m है पंक्ति और वहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, इस आव्यूह से पंक्ति लिखना है और बाद वाले आव्यूह से स्तंभ लिखना है। तो m क्रॉस m इसकी कोटि आ जाएगी। तो AB की आंसर शीट आ गई। अब आपको इसी का परिवर्त ज्ञात करना है, तो लिखना पड़ेगा आपको आव्यूह AB का परिवर्त। तो ज्ञात करेंगे AB का होल डैश बराबर, यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता है कैसे ज्ञात करते हो, स्तंभों की संख्या पंक्तियों में और पंक्तियों की संख्या स्तंभों में। J पहले लिखेंगे, I बाद में लिखेंगे, और आपको कोटि चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर कोटि तो सेम टू सेम है, चाहे जैसे लिखो m क्रॉस m ही आएगी। तो आपको पता है हमने क्या किया, स्तंभों की संख्या पंक्तियों में लिखी और पंक्तियों की संख्या स्तंभों में लिखी। तो AB का हमें क्या पता चल गया, परिवर्त पता चल गया। अब इसे समीकरण 1 डालो। अब आपको B डैश और A डैश का इंटू करना है। तो पहले B डैश ज्ञात करेंगे, फिर A डैश ज्ञात करेंगे। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर नाव लिखना है, नाव के बाद पहले A लिखो, चाहो तो पहले B लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, BIJ, ठीक है, यहाँ से लिख लिया। और इसकी कोटि भी लिखो n क्रॉस m। अब आपको क्या करना है, आव्यूह B का परिवर्त ज्ञात करना है, क्योंकि B डैश और A डैश ज्ञात करेंगे पहले, उसी के बाद आपको गुणा करना है। तो आव्यूह B का परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त जानते हो कैसे ज्ञात होता है, अभी तक आपने यही सीखा परिवर्त। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं स्तंभों की संख्या पंक्तियों में और पंक्तियों की संख्या स्तंभों में, और इसे भी चेंज करना है, स्तंभों की संख्या पंक्तियों में और पंक्तियों की संख्या स्तंभों में। अब आपको A और लिख लेना है और उससे आपको A डैश ज्ञात कर लेना है। तो AIJ, और यहाँ से देखो आप लोग m क्रॉस n कोटि है। आव्यूह A का क्या ज्ञात करना है, आपको परिवर्त ज्ञात करना है। इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको आव्यूह A का परिवर्त। परिवर्त जानते हो कैसे ज्ञात करते हैं, A का डैश। तो आपको स्तंभों की संख्या पहले लिखना है, पंक्तियों की संख्या बाद में, और कोटि चेंज कर लेना है, स्तंभों की संख्या पहले और पंक्तियों की संख्या बाद में, ठीक है। अब आपको ज्ञात कर लेना है B डैश और A डैश की आंसर शीट। तो V डैश की आंसर शीट देखो वहाँ से, VJI, और कोटि m क्रॉस n है, और A डैश देख लो आप लोग, आंसर शीट रखेंगे और कोटि भी आपको लिख लेना है ऐसे करके। अब आप लोग देखो इन दोनों आव्यूहों का गुणन संभव है या नहीं है। तो कैसे चेक होता है हम आपको बता देते हैं। पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और बाद वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या क्या हो, सेम हो। अगर सेम आपको दिख रही है तो इन दो आव्यूहों का गुणन संभव है। जब गुणन संभव है तो आपको ज्ञात कर लेना है। ये तो हमने समझाने के लिए बताया है, आप लोग समझ जाओ और देख लो गुणन संभव है। संभव है तो ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करोगे आपको पता है, आपने BA लिख दिया BA।
तो आपको इतना पता है कि हम इसमें पंक्ति लेते हैं और इसमें क्या लेते हैं, स्तंभ। तो आपने गुणा लिख दिया। आपको पता है यहाँ से पंक्ति लेते हैं तो पंक्ति लिखो, ठीक है, आपने क्या लिख दी, पंक्ति लिख दी। अब इसमें क्या करना है, आपको स्तंभ लेना है आई, क्योंकि यहाँ पर पंक्ति लेते हैं और इसमें स्तंभ, तभी तो गुणा करते हैं। और आपको यहाँ पर भी लेना है पंक्ति और स्तंभ, कोटि में भी लेना है पंक्ति और स्तंभ, तो यम क्रॉस यम कोटि आएगी, ठीक है। अब इसे हम रफ कर देते हैं, ये तो समझाने के लिए आपको बताया है। तो वी डैश इंटू ए डैश, तो यहाँ पर आप ए बी देख रहे हो, यहाँ पर क्या देख रहे हो, बी ए देख रहे हो, बाकी यहाँ पर दिख रहा है जे आई, यहाँ पर भी जे आई और कोटि सेम है। तो आपको पता है 2 का गुणा अगर 3 में करो फिर भी 6 आता है, और 3 का गुणा 2 में करो फिर भी 6 आता है। तो ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बी डैश इंटू ए डैश बराबर ए बी का होल जे आई यम क्रॉस यम। अब इसे समीकरण 2 डालो। अब आपको समीकरण 1 और 2 की आंसर शीट देखना है, सेम टू सेम है, तो आपको लिख देना है समीकरण 1 बाद 2 से। इसे हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। क्या लिखेंगे, अब आपको लिखना है, क्योंकि समीकरण 1 की आंसर शीट और समीकरण 2 की आंसर शीट क्या है, बराबर है, तो आपको लिख देना है कि इतना इतना बराबर इतना। तो समीकरण 1 व 2 से ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। आप लोग नोट करो, गुणधर्म 5 हैं, तो पांचों आपको हमने सिद्ध करके दिखाए हैं। अब रफ कर देते हैं। अब आपको सीखना पड़ेगा सममित आव्यूह। ये सब हमने नंबर फर्स्ट में ही आपको बताया है, आव्यूह का परिवर्त, उसी में सब ये है, आप लोग तैयार कर लेना। क्योंकि प्रश्नावली 3.3 के जब हम प्रश्न हल करेंगे तो इन गुणधर्मों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग अच्छे से सीख लो बेसिक, ताकि प्रश्नावली 3.3 में कोई सा प्रश्न हल करो तो कोई दिक्कत ना आए। अब आपको दूसरा रूल बताते हैं, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह में आपको एक वर्ग आव्यूह लेना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। यदि आव्यूह, कोई सा आव्यूह ले सकते हो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, लेकिन कैपिटल लेटर्स में ही आपको लेना है। तो यहाँ पर ए ले लेते हैं। यदि आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है, यदि आव्यूह ए एक वर्ग आव्यूह है, तो आव्यूह ए सममित होने के लिए आव्यूह ए सममित होने के लिए, चाहो तो आप ऐसे लिखो, आव्यूह ए के सममित होने के लिए ए डैश बराबर ए। ये आपको याद रख लेना है, ये फार्मूला है सममित आव्यूह के लिए, कि जब ए आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करेंगे तो ए के बराबर ही आना चाहिए, लेकिन आपको एक वर्ग आव्यूह ही लेना है। अब आपको हम उदाहरण बता देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे व्यापक रूप के, किसकी बात करेंगे, अगर हम बात करें व्यापक रूप के, तो व्यापक रूप में आपको नहीं लेना है आव्यूह, जो भी हम मानेंगे यहाँ पर, तो व्यापक रूप में नहीं मानेंगे, क्योंकि व्यापक रूप से आप सिद्ध नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए संख्यात्मक रूप से ही आपको मानना है।
तो इसी से आपको हम सिखाते हैं संख्यात्मक रूप से। एक वर्ग अवयव आपको मानना है। जैसे आपने मान लिया 2 क्रॉस 2, क्योंकि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर सेम है तो अवयव ए क्या है, वर्ग अवयव है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो सबसे पहले आपको विकर्ण देखना है। क्या देखना है? विकर्ण। हम आपको बता देते हैं, जैसे ज़रूरी नहीं आपको परिवर्त ज्ञात करो और उसके बाद पता चले, हम आपको डायरेक्टली बता देंगे कि ये कोई सा अवयव हो, लेकिन वर्ग अवयव होना चाहिए। अगर परिवर्त अवयव है तो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा, हम आपको ट्रिक बता देंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं विकर्ण की, तो विकर्ण में चाहे कैसे भी अवयव हों उससे कोई मतलब नहीं। ये जो अवयव हैं विकर्ण के अलावा अपोजिट, ये क्या है, ये जो है सेम टू सेम होना चाहिए। तो ए क्या होगा, एक सममित अवयव होगा। नहीं तो चेक करके देख लो, ये जो फार्मूला है चेक करेंगे, ए डैश ज्ञात करो। ए डैश कैसे ज्ञात करते हो, पहले लिखना पड़ता है अवयव ए का परिवर्त, अवयव ए का परिवर्त ज्ञात करो। तो ए डैश आपको पता है कैसे ज्ञात किया जाता है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों में और स्तंभों की संख्या पंक्तियों में। तो पंक्ति आपको दिख रही है यहाँ पर कितनी है, 1 और 2 है। तो पहली पंक्ति आपको पहले स्तंभ में लिखना है और दूसरी पंक्ति आपको दूसरे स्तंभ में लिखना है। ये दूसरी आपको पंक्ति दिख रही है, दूसरे स्तंभ में लिखना है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अवयव ए का परिवर्त बोलते हैं। और कोटि में आप लोग जानते हो 2 पहले लिखेंगे और ये वाला पहले वाला 2 बाद में लिखेंगे, और कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्या है, एक वर्ग अवयव है, कोटि सेम रहेगी। अवयव ए की कोटि और परिवर्त जो आपने ज्ञात किया उसकी कोटि सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो हमने ट्रिक बताई, क्या बताई है कि विकर्ण के अलावा आपको अभी अब देख लेना है सेम टू सेम होना चाहिए, अपोजिट ही होना चाहिए। जैसे इसका अपोजिट यही तो है, तो अपोजिट अवयव क्या हों, एक जैसे हों, तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि ए क्या है, एक सममित अवयव है। और विकर्ण में चाहे जैसे अवयव हों उससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको चेक कर लेना, देखो 12 25, तो 12 25 ये आंसर शीट किसकी है, ए की है। तो ए डैश बराबर ए, ये फार्मूला सिद्ध हो गया। देखो, तो हमने यही आपको बताया है, आपको एक वर्ग अवयव दिया जाएगा तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि अवयव ए सममित अवयव होगा या नहीं होगा। तो आपको हमने ट्रिक बता दी है, विकर्ण के अलावा अवयवों को देखना है, सेम टू सेम होना चाहिए अपोजिट अवयव। विकर्ण में चाहे जैसे अवयव हों उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हम दूसरा उदाहरण बता रहे हैं, यहाँ पर सीख लो। तो हमने x एक अवयव मान लिया है 3 क्रॉस 3 का। तो यहाँ पर माना है 1 2 5, यहाँ पर हमने मान लिया 2, यहाँ पर 11, यहाँ पर चाहे कुछ भी ले लो, 9 ले लो, यहाँ पर 5 ले लिया और यहाँ पे 9 ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया। हमने इस प्रकार से माना है। और आपको प्रश्नावली 3.3 में जो प्रश्न हल होंगे उन प्रश्नों में आपको अवयव ऐसा ही मिलेगा जैसा हमने लिखा है। देखो, जैसे अगर x की बात करेंगे, ये जो x अवयव है क्या सममित अवयव है या नहीं है, आपको इस फार्मूले से चेक करना है, फार्मूले से बाद में चेक करना है। हम आपको डायरेक्ट बता देंगे ट्रिक से ये सममित अवयव है या नहीं है। कैसे, देखो हम लिखे हैं कुछ नहीं, आपको समझना है। हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या देखना है, विकर्ण। तो विकर्ण में अवयव चाहे जैसे हो उससे कोई मतलब नहीं। अब अपोजिट अवयव देखो, इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट क्या है, यही तो है। तो सेम टू सेम है, तो यही हमने इसमें भी आपको बताया, अपोजिट अवयव क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अब 5 का अपोजिट देखो, 5 देखो, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5 है। अब आपको इसका अपोजिट देखना है, सेम टू सेम है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, अगर विकर्ण के अलावा जो अवयव हैं उनके जो अपोजिट अवयव हैं सेम टू सेम है, तो x क्या होगा,
सममित आव्यूह होगा। तो चाहो तो इस फार्मूले का यूज़ करो, ये तो ट्रिक है, ये तो हम जान गए, ये जो आव्यूह x है सममित आव्यूह है। तो सममित जब आव्यूह है तो आपको इस फार्मूले से और निकाल लेना है। कैसे ज्ञात करोगे? पहले आपको डैश ज्ञात करना है, आव्यूह x का परिवर्त ज्ञात करना है। आव्यूह x का क्या ज्ञात करना है? परिवर्त। तो x डैश बराबर आपको पता है कि हम पंक्तियों की संख्या स्तंभों में लिखते हैं और स्तंभों की संख्या पंक्तियों में लिखते हैं। तो पहली पंक्ति आपको पहले स्तंभ में लिखना है 1 2 5। अब दूसरी पंक्ति आपको दूसरे स्तंभ में लिखना है 2 11 9 और तीसरी पंक्ति आपको तीसरे स्तंभ में लिखना है 5 9 0। हमने बताया था कोटि पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसकी जो कोटि आएगी यही आएगी, क्योंकि आपको पता है बाद वाला पहले लिखो और पहले वाला बाद में लिखो, सेम टू सेम है ना, जितनी पंक्ति हैं उतने ही स्तंभ हैं। तो कोटि पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि ए क्या है? वर्ग आव्यूह है। अब देखो ये जो आंसर शीट आई है वो क्या सेम टू सेम है? देखो 125 2 11 9 फिर 590। ठीक है, तो आपको इसके बराबर x दिख रहा है, आपको रख देना है। तो x क्या होगा? एक सममित आव्यूह है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है दोनों में, दोनों उदाहरण में आपको ये तो लिख देना है कि सममित आव्यूह है या नहीं है। देखो यहाँ पर लिखना है आपको a एक सममित आव्यूह है। और वहाँ पर भी आप लोग लिख दो x क्या है? एक सममित आव्यूह है। आप लोग नोट कर लो इसे, ठीक है? आपने सीख लिया सममित आव्यूह। अब आपको हम तीसरा रूल बताएंगे। तीसरा रूल विषम सममित आव्यूह। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं विषम सममित आव्यूह। नंबर 3 देखो, जैसे आपने सममित आव्यूह सीखा है वैसे ही आपको विषम सममित आव्यूह सीखना है। हम आपको ट्रिक बता देंगे। पहले आपको परिभाषा लिखा देंगे, इसमें भी आपको एक वर्ग आव्यूह ही लेना है जिस सममित आव्यूह में आपने लिया है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा यदि आव्यूह ए एक आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है तो आव्यूह ए के विषम सममित होने के लिए आपको a डैश बराबर -a, ये आपको फार्मूला याद कर लेना है। अब आपको हम उदाहरण बता रहे हैं, उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे वर्ग आव्यूह कौन से हैं जो विषम सममित आव्यूह हैं। जैसे यहाँ पर हम एक आव्यूह ले लेते हैं a बराबर 2 क्रॉस 2 कोटि का लेंगे, जिसमें 2 पंक्तियाँ होंगी और 2 स्तंभ होंगे। तो यहाँ पर 0 1 -1 0, ठीक है। तो ये हमने एक आव्यूह ले लिया है और इसमें इतना याद रखना, पहले आपको ध्यान रखना है विकर्ण में। आपको ट्रिक बता रहे हैं, फिर ट्रिक के बाद आपको फार्मूला यूज करके बताएंगे कि ये जो आव्यूह है विषम सममित आव्यूह है। पहले ट्रिक से बता देंगे, आपको एक आव्यूह मिल जाएगा
और आप देख के बता सकते हो कि ये विषम सममित अवयव है कि सममित अवयव है। तो ट्रिक आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको विकर्ण में देखना है, क्या देखना है, विकर्ण में ये देखना है सारे के सारे अवयव क्या हों, शून्य हों। विषम सममित की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, विकर्ण में जो अवयव हैं उनको देखना है। तो विकर्ण में अवयव क्या मिलेंगे, शून्य मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। फिर अपोजिट देखना है, इसका अपोजिट आपको अल्टरनेट मिलेगा। अवयव तो सेम रहेगा लेकिन एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। ये दो बातें याद रखना, विकर्ण में अवयव शून्य, अपोजिट अवयव अल्टरनेट, तो ए क्या होगा, विषम सममित अवयव होगा। तो यही ट्रिक है, आप लोग सीख लेना। तो चाहो तो फार्मूले का यूज करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवयव ए का परिवर्त ज्ञात करेंगे। अवयव ए का परिवर्त, तो ए डैश बराबर, तो आपको ये भी पता है परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं, पंक्तियों की संख्या स्तंभों में और स्तंभों की संख्या पंक्तियों में लिखना पड़ती है। तो कितनी पंक्ति हैं, दो पंक्ति हैं। तो पहली पंक्ति आपको पहले स्तंभ में लिखना है और दूसरी पंक्ति आपको दूसरे स्तंभ में लिखना है। तो ये क्या ज्ञात हो गया, अवयव ए का परिवर्त। अब आपको माइनस लाना है, तो क्या करना है, इसी में से आपको माइनस कॉमन लेना है ज़बरदस्ती। तो जब हमने माइनस कॉमन लिया, जो प्लस के अवयव हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस जीरो हो जाएगा क्योंकि प्लस का है ना। तो आपको पता है चाहे माइनस जीरो लिखो चाहे प्लस का जीरो, जीरो ही होता है। अब यहाँ पर माइनस का वन है तो आपको प्लस का कर लेना है। फिर यहाँ पे देखो प्लस का है तो माइनस का कर देना है क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया ज़बरदस्ती। तो क्या है, अवयवों में जो प्लस के अवयव हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के अवयव हैं वो प्लस के हो जाएंगे। तो ये प्लस का अवयव है माइनस का हो गया, ये प्लस का अवयव है माइनस का हो गया। लेकिन आपको पता है चाहे प्लस जीरो लिखो चाहे माइनस जीरो, तो आंसर शीट आपको पता है जीरो ही लिखी जाती है। तो यहाँ पे जीरो ही लिखो। अब आप लोग आंसर शीट चेक करो। तो आंसर शीट आपने चेक करी, अवयव ए पूरा पूरा मिल गया, तो आपको रख देना है ए डैश बराबर माइनस ए, ठीक है। क्योंकि ये आंसर शीट आपको अवयव ए की दिख रही है तो आपको डायरेक्ट लिख देना है। और आपको लिख देना है कि ए अवयव क्या है, एक विषम सममित अवयव है। तो यहाँ पर अतः करके लिख दो, अतः ए एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव है। अब आपको हम 3x3 कोटि का बताएंगे, उसमें भी आपको ट्रिक हम बता देंगे। इसे हम रफ कर देते हैं, फिर आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे आपको देखना है अवयव दिया गया है विषम सममित है या नहीं है। डायरेक्ट आप बता सकते हो। जैसे यहाँ पे दूसरा उदाहरण हम बता रहे हैं, कैपिटल एक्स एक अवयव हम ले लेते हैं 0, 1, 2, 5। ठीक है, ये हमने एक अवयव ले लिया 3x3 का, क्योंकि आपको पता है कि आपको वर्ग अवयव ही मिलेगा या आपको वर्ग अवयव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3x3 का हमने ले लिया, 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ है। तो इस प्रकार का अवयव क्या होता है, एक वर्ग अवयव होता है। अब आपको x चेक करना है कि सममित अवयव होगा या विषम सममित अवयव होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। तो डायरेक्ट आपको हम ये बता देते हैं कि कैसे आपको डायरेक्ट बता देना है कि कोई सा अवयव विषम सममित होगा या नहीं होगा। तो आपको सीख लेना है। सबसे पहले आपको विकर्ण में देखना है, सारे के सारे अवयव क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। हमने आपको क्या बताया है, कोई सा अवयव ले लो, वर्ग अवयव होना चाहिए। सबसे पहले आपको विषम सममित अवयव अगर चेक करना है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, विकर्ण में अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए।
फिर आपको अपोजिट अवयव क्या देखना है, अल्टरनेट, एक प्लस का और एक माइनस का हो। तो ये देखो अपोजिट, ये प्लस का और ये माइनस का है। अब यहाँ पे देखो इसका अपोजिट देखो, ये माइनस का है तो ये प्लस का है। इसका अपोजिट देखो, अपोजिट जानते हो, आमने सामने, ये माइनस का है ये प्लस का है। तो इस प्रकार आपको हमने ट्रिक बता दी है। तो ऐसे करके आप लोग जान जाओगे पहले से ही कि अवयव, जो भी अवयव होगा, इसी ट्रिक से आपको पता चल जाएगा विषम सम्मित होगा या नहीं होगा। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो विषम सम्मित अवयव होगा। तो अब फार्मूले का यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अवयव x का परिवर्त ज्ञात करो, x डैश। आपको पता है कि कैसे ज्ञात करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में लिखना है। पहली पंक्ति जो है आपको दिख रही है वो आपको पहले स्तंभ में लिखना है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में लिखना है, 0 -1 2। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिखना है और तीसरी पंक्ति आपको तीसरे स्तंभ में लिखना है। तो आपने क्या यहाँ पे पता कर लिया, अवयव x का परिवर्त, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि हमें माइनस लाना है, तो माइनस ज़बरदस्ती आपको कॉमन लेना पड़ेगा। ये जब हम कॉमन लेते हैं तो आपको पता है जो प्लस के अवयव हैं वो माइनस के हो जाते हैं, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाते हैं। तो 0 आपको ऐसे रखना है, चाहे -0 हो चाहे +0, 0 को। और अब आपको दूसरा अवयव देख लेना है, प्लस का है माइनस कर लेना है, क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे -2 दिख रहा है तो आपको +2 लिखना है। यहाँ पे देखो -1 है तो +1, और 0 तो ऐसे ही लिखना है, -5 है तो +5, यहाँ पे प्लस का 2 है माइनस का 2 लिखना है, 5 प्लस का है माइनस का 5 लिखना है। 0 तो ऐसे ही लिखना है, क्योंकि आपको पता है -0 हो चाहे +0, दोनों की आंसर शीट क्या रहती है, 0 ही रहती है। अब आपको देखना है ये आंसर शीट मैच हो रही है। देखो 125 यहाँ पे देखो, 125 यहाँ पे देखो, बाकी विकर्ण में 0 0 है। तो आपको दिख रहा है ये आंसर शीट किसकी है, जो अवयव x दिया गया है सेम टू सेम मिल गया है। तो आपको लिख देना है x डैश बराबर माइनस का x। हमने आपको ट्रिक भी बताई है और फार्मूले का यूज करना भी बताया है। तो यहाँ पर क्या लिख देना है, अतः x एक विषम सम्मित अवयव है। x एक क्या है, विषम सम्मित अवयव है। अब इसे हम रफ कर देते हैं, ये परिभाषा क्लियर हो गई है, ठीक है। अब आपको हम फिर में बताएंगे। आप लोग नोट करते रहा करो। तो फिर में आप लोगों को लिख लेना है पहले यहाँ पे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या लिखा है, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव a के लिए आगे आपको सिद्ध करना है a + a डैश एक सम्मित अवयव तथा a - a डैश एक विषम सम्मित अवयव होते हैं। यहाँ पर आपको दो आंसर शीटें सिद्ध करना है। एक तो सिद्ध करना है a + a डैश एक सम्मित अवयव है, और दूसरी आंसर शीट आपको सिद्ध करना है a - a डैश एक विषम सम्मित अवयव।
और सिद्ध कैसे करना है आपको बता देते हैं। किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए, वर्ग आव्यूह जानते हो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, इस प्रकार के आव्यूह को क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह बोलते हैं। और यहाँ पर लिखा है वास्तविक अवयवों वाले, जैसे वास्तविक संख्याएं आप लोग जानते हो, वास्तविक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और दशमलव वाली संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। उन संख्याओं को जब हम आव्यूह में लिखेंगे, वर्ग आव्यूह में, तो अवयव बोलेंगे। तो आपको अवयव नहीं लेना है, आपको गुण धर्मों का यूज करके और सिद्ध कर देना है a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह और a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह सिद्ध कर देना है। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कैसे हल करना है। सबसे पहले a प्लस ए डैश अगर सममित आव्यूह सिद्ध करना है, जैसे आपने सममित आव्यूह की परिभाषा देखी है और वहाँ पर लिखा हुआ आपको मिला था ए डैश बराबर ए, कहने मतलब है अगर a एक सममित आव्यूह है तो आपको एक फार्मूला पता है, डैश के अंदर जो भी हो आंसर शीट वही आना चाहिए। अगर आपको a प्लस ए डैश सिद्ध करना है तो इसका होल डैश आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर आंसर शीट आपको इतनी मिलेगी डैश के अंदर तो एक सममित आव्यूह होगा और आगे प्लस ही आना चाहिए। तो देखो इसे सिद्ध करना है a प्लस ए डैश का होल डैश, यही हम बता रहे थे कि डैश के अंदर जो भी आंसर शीट हो वही आना चाहिए। तो क्या होगा? a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होगा। जैसे आप लोगों को फार्मूला पता है सममित आव्यूह, अगर a एक वर्ग आव्यूह है और सममित आव्यूह है तो आपको पता है a डैश बराबर क्या होता है? a। तो आपको ऐसे ही करके आंसर शीट लाना है प्लस की, जो भी यहाँ पे लिखा है a प्लस ए डैश पूरा पूरा वही आना चाहिए और उसके आगे क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। सममित आव्यूह के लिए प्लस आता है और विषम सममित आव्यूह के लिए क्या आता है? ए डैश बराबर माइनस है। तो जब हम इसे सिद्ध करेंगे, किसके लिए सिद्ध करेंगे? सममित आव्यूह के लिए, तो आंसर शीट जो भी आएगी धनात्मक ही आएगी। तो कैसे करेंगे हम आपको बता देते हैं। एक गुणधर्म आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस का बी डैश, यही आपने गुणधर्म पढ़ा है। तो यहाँ पर दो पद हैं, तो अगर हम इन दो पदों का परिवर्त निकालेंगे तो आपको पता है a को अलग डैश देना है, b को अलग डैश देना, प्लस तो प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो प्लस है तो ये प्लस ऐसे ही रहेगा, आपको ये डैश दे देना है पहले वाले आव्यूह को और बाद वाले आव्यूह को दे देना है डैश, क्योंकि इस गुणधर्म का हमने यूज किया है। अब इसे रफ कर देते हैं, ये तो आपको हमने समझाया है, ठीक है। और आपको पता है इसे तो ऐसे ही लिखेंगे, ए डैश का डैश क्या होता है? ए होता है, क्योंकि आपने गुणधर्म पढ़ रखा है ए डैश का डैश बराबर ए, ठीक है। तो आपको आंसर शीट दिख रही है ए डैश प्लस ए आई है। आपको ये भी पता है पहले ए है तो पहले ए आना चाहिए, बाद में ए डैश है बाद में ए डैश आना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद वाला पहले लिख देंगे और पहले वाला बाद में लिख देंगे। तो ए प्लस ए डैश, ठीक है। और आपको ब्रैकेट ले लेना है। अब आंसर शीट मैच करो, डैश के अंदर जो भी है आपको वही दिख रहा है, लेकिन आगे क्या है? प्लस आया है। जब प्लस आया है तो हम बोल देंगे a प्लस ए डैश क्या है? एक सममित आव्यूह है। तो आपको लिख देना है इम्प्लाइज दैट a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। ठीक है, आप लोग इसे नोट करो। ये तो पहला पार्ट यहाँ पे हो गया। अब आपको ये सिद्ध करना है a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो आपको पता है डैश के अंदर जो भी है वही आना चाहिए, लेकिन आगे क्या आना चाहिए? माइनस। तो यहाँ पर सिद्ध करना a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, तो आंसर शीट में माइनस ही आएगा। इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको दूसरी आंसर शीट जो है सिद्ध करना है। आप लोग देख लो यहाँ पे a माइनस ए डैश का होल डैश निकालेंगे, यही हमने बताया। और डैश के अंदर जो भी है वही आंसर शीट आना चाहिए, लेकिन आगे क्या आना चाहिए? माइनस, तभी सिद्ध हो पाएगा विषम सममित आव्यूह। तो पहले हम गुणधर्म का यूज करेंगे a माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस का बी डैश। इस गुणधर्म का हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें दो पद हैं, इसमें भी दो पद हैं। जब इसे डैश देंगे पहले वाले को तो ऐसे लिखेंगे,
फिर माइनस, क्योंकि हमें पता है गुणधर्म में क्या है, माइनस है तो माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर प्लस है तो प्लस आएगा। लेकिन क्या करना है, होल डेज को आपको आव्यूह ए पर डेश देना है और आव्यूह बी पर डेश देना है। और डेश आप लोग जानते हो परिवर्त बोलते हैं। डेश को क्या बोलते हैं, परिवर्त। जब भी आव्यूह का हम परिवर्त ज्ञात करते हैं तो उसके पावर में हम डेश लिख देते हैं। तो यहाँ पर इस गुणधर्म का यूज करना है। होल डेश है, होल डेश को आपने पहले आव्यूह को दे दिया, अब दूसरे आव्यूह को देना है, ए डेश का होल डेश, ठीक है। अब आपको ए डेश का डेश ये भी गुणधर्म पता है, क्या होता है, बराबर ए होता है। हमने बताया था गुणधर्म याद कर लेना है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है जब हम थ्योरम और प्रश्न हल करेंगे तो ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए गुणधर्म को आपको याद कर लेना है। इसे तो ऐसे रखेंगे, यहाँ पे देखो ए डेश का डेश क्या बताया, ए, ठीक है। अब आपको पता है डेश के अंदर जो भी आंसर शीट है वही यहाँ पर लिखना है। मीन्स ए पहले है तो ए पहले आपको लिखना है, और ए डेश बाद में है तो ए डेश बाद में लिखना है। लेकिन बीच में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर आपको माइनस लाना है। कैसे आएगा, आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन ले लिया तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। अब आंसर शीट देखो, ए माइनस ए डेश, ए माइनस ए डेश, आगे क्या है, माइनस है। अगर ये आगे माइनस आ गया तो आपको ये फार्मूला पता है कि ए डेश बराबर माइनस है, तो ए क्या है, विषम सममित आव्यूह है। अगर इस आंसर शीट की जो आंसर ए माइनस ए डेश का होल डेश जो आंसर शीट आई है वो नेगेटिव की आई है, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है ए माइनस ए डेश एक विषम सममित आव्यूह है। तो आपको ऐसे करके लिख देना है ए माइनस ए डेश एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लो। फिर में जो है पहली कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग क्या करो, दूसरी फिर में लिखो, और दूसरी फिर में हम आपको सिद्ध करवा देंगे। इसे हम रब कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। दूसरी फिर में आप लोग लिखो, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये फिर में नंबर 2 है, तो हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लो। वैसे भी आपकी जो बुक है उसमें मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, किसी वर्ग आव्यूह एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह आप लोग देख लो, हमने फिर में जो है पूरी लिख दी है। किसी वर्ग आव्यूह को, कोई एक वर्ग आव्यूह लेना है आपको जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। फिर आगे लिखा एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आपको सिद्ध करना है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम आपको बता रहे हैं, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो वर्ग आव्यूह। तो मान लेते हैं, माना आव्यूह ए एक वर्ग आव्यूह है। हमने क्या मान लिया, आव्यूह ए को एक वर्ग आव्यूह मान लिया, ठीक है। अब आपको यही लेके चलना है और आपको 2 पद बनाना है, एक सममित आव्यूह बनाना है और एक विषम सममित आव्यूह बनाना है। 2 पद बनाना है और उनका योगफल क्या होगा,
योगफल बताया है कि व्यक्त किया जा सकता है। देखो a बराबर हमने क्या लिख लिया a, क्योंकि आपको पता है अगर हम वर्ग आव्यूह a बराबर वर्ग आव्यूह a लिखते हैं तो ये बराबर इसलिए होंगे क्योंकि आव्यूह की समानता की परिभाषा आपने पढ़ रखी है। इनकी कोटि और इनकी कोटि क्या होती है, बराबर ही होगी, क्योंकि a क्या है, a एक वर्ग आव्यूह है तो इसकी कोटि बराबर होगी और इसके संगत अवयव बराबर होंगे। संगत अवयव बराबर होंगे मीन्स दूसरी जो शर्त होती है आव्यूह की समानता की परिभाषा में, तो पहली भी शर्त फॉलो करेगी और दूसरी शर्त आप लोग जानते हो संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर। तो संगत अवयव यहाँ पे बराबर होंगे, तो इसीलिए ऐसा हमने लिख दिया a बराबर a। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है हम आपको बता देते हैं। a बराबर आपने फिर में एक में अभी पढ़ा है a प्लस a डैश पढ़ा है, दोनों आपको बता देते हैं a प्लस a डैश। फिर में एक की बात करेंगे a माइनस a डैश, यही पढ़ा है। तो अगर फिर में एक का हम यूज़ कर लें और दो पद ऐसे करके बना लें, एक प्लस का बना लें और एक माइनस का बना लें, तो a प्लस a डैश, ठीक है, फिर a माइनस a डैश ऐसे लिख लिया। अगर देखा जाए इसको हल करेंगे तो यही मिलना चाहिए, मतलब है a को हमने ऐसे लिखा है। अगर हम a डैश से a डैश काट दें तो a कितना आएगा, 2a आएगा, तो आपको 2 का भाग यहाँ पे लगा देना है। और 2 का भाग इसलिए लगाया क्योंकि हमें a ही मिलना चाहिए, हमने a को ऐसे लिखा है, तो इसे हम रफ कर देते हैं, आपको समझाने के लिए बताया है। आपने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। अब 1/2 जो है दोनों को हम दे देंगे a प्लस a डैश, गुणा कर देंगे 1/2 का, ठीक है। अब आपको इसे p मान लेना है और इसे q मान लेना है, समीकरण 1 डाल देना है और आपको लिख देना है जहाँ p बराबर 1/2 है, क्योंकि हमने ये तो सपोज किया है, हम आपको बता देते हैं सपोज किया है, तो सपोज को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, ऐसे वाई। ऐसे वाई का मतलब है हमने सपोज किया है पहले पद को p और दूसरे पद को q, और आपको बता देना p बराबर इतना है और q बराबर 1/2 a माइनस a डैश है। तो यहाँ पर बोला है व्यक्त किया जा सकता है, लिखा है व्यक्त किया जा सकता है। फिर में एक की बात करें तो a प्लस a डैश क्या था, सममित आव्यूह था। अगर 1/2 हम गुणा कर देते हैं तो ये क्या सममित आव्यूह नहीं होगा, होगा, क्योंकि आपने एक गुणधर्म पढ़ा है कि a का होल डैश बराबर क्या होता है, k a डैश। आपको पता है कि एक अदिश राशि है, तो हम परिवर्त जो है आव्यूह का ज्ञात करते हैं, तो इसी से आपको सीखना है। अगर हमने इसमें 1/2 का गुणा कर दिया तो ये सममित आव्यूह होगा, और यहाँ पर भी अगर 1/2 का गुणा कर दें तो ये क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। तो योगफल के रूप में हम यहाँ पे लिखा व्यक्त किया जा सकता है, हाँ व्यक्त किया जा सकता है। अब आपको सिद्ध कर देना है कि p जो है एक सममित आव्यूह है और q एक विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है। तो इसे समझाने के लिए हमने आपको बताया है। अब आप लोग देख लीजिए क्या करना है, हाँ p डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, p डैश निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है सममित आव्यूह के लिए यही फार्मूला होता है। तो आंसर शीट आपको ये देखो, ये मैच हो जाना चाहिए, डैश के अंदर जो भी आंसर शीट है वही आना चाहिए, तो सममित आव्यूह है। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, p डैश लेके चल रहे हैं, तो आंसर शीट क्या आना चाहिए, p आना चाहिए। तो ये क्या होगा, सममित आव्यूह होगा, और होगा फिर में एक में आप पढ़ चुके हो। तो अब इसकी आंसर शीट रख लेना है 1/2 a प्लस a डैश, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, डैश निकाल रहे हो, परिवर्त निकाल रहे हो, तो आपको यहाँ पर डैश है तो यहाँ पर डैश करना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको एक गुणधर्म यूज़ करना है कि a का होल डैश बराबर क्या होता है, k a डैश। ये गुणधर्म आपने पढ़ा है, क्यों, 1/2 का जो है हम परिवर्त नहीं निकालते हैं, हम आव्यूह का निकालते हैं। तो a प्लस a डैश का होल डैश, हम इसका निकालेंगे परिवर्त, और फिर आपको गुणधर्म यूज़ कर लेना है a प्लस b का होल डैश बराबर क्या होता है, a डैश प्लस का b डैश होता है। अब आपको अलग अलग डैश दे देना है,
इसे अलग देना है और बाद वाले को अलग देना है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है ए डैश को ऐसे लिखेंगे और ए डैश का डैश क्या होता है, बराबर ए होता है, क्योंकि ये गुणधर्म आपने पढ़ा है, तो इसकी आंसर शीट यूज कर लो, ठीक है। अब छोटा सा ब्रैकेट लगा लो। अब आंसर शीट देखो, ये आंसर शीट आ रही है या नहीं, ए पहले ए डैश बाद में है, तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं, ए पहले लिख दो और ए डैश को बाद में लिख दो, ठीक है। अब देखो आंसर शीट ये सेम टू सेम आपको दिख रही है, तो इस आंसर शीट के स्थान पे क्या लिख देना, पी लिख देना है, क्योंकि हमें यही तो सिद्ध करना है, पी डैश बराबर पी, क्योंकि अगर सममित अवयव होता है तो फार्मूला आपको पता है ए डैश बराबर ए होता है। तो हमने पी डैश ज्ञात किया तो आंसर शीट क्या निकली, पी निकली। तो पी क्या है, एक सममित अवयव है। तो यहाँ पर हम रफ कर देते हैं और आपको लिखना है पी एक सममित अवयव है। लिखो आप लोग, पी एक सममित अवयव है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्यू डैश और सिद्ध करना है, क्यू डैश और लेके चलो। क्यू डैश निकालेंगे तो आपको पता है हम क्या सिद्ध करेंगे, यहाँ पे रफ हो चुका है विषम सममित अवयव, तो विषम सममित अवयव के लिए यही तो फार्मूला होता है। तो डैश के अंदर जो भी है वही आना चाहिए, लेकिन आगे क्या मिलना चाहिए, माइनस का। तो आप कह सकते हो विषम सममित अवयव है, तो हम क्यू डैश लेके चलेंगे, आंसर शीट क्या आना चाहिए, माइनस क्यू आना चाहिए, ठीक है। तो ये सिद्ध हो जाएगा क्यू एक विषम सममित अवयव है। अब क्यू की आंसर शीट रखो, जो हम यहाँ पे रफ कर चुके हैं, यहाँ पे आप लोग देख लेना, ठीक है, यही आंसर शीट थी। अब क्यू डैश की आंसर शीट, मतलब क्यू की आंसर शीट क्या है, 1/2 ए माइनस ए डैश, और यहाँ पे डैश है तो यहाँ पर डैश आपको निकालना पड़ेगा। डैश का मतलब जानते हो, परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे, तो एक गुणधर्म आपको यूज़ करना है, जैसे यहाँ पर कि ए का होल डैश बराबर क्या होता है, बराबर के ए डैश होता है, यही होता है। तो आपको 1/2 का परिवर्त नहीं निकालना है, आपको अवयवों का निकालना है। तो ये क्या है, अगर घटाएं तो एक अवयव मिलेगा, तो इसी का आपको परिवर्त निकालना है। तो आपको डैश दे देना है इसको, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे ही रखते हैं, ए का क्या हो जाता है, ए डैश हो जाता है। तो 1/2 को ऐसे रखेंगे, ए माइनस ए डैश का क्या हो जाएगा, होल डैश। फिर आपको एक गुणधर्म और यूज करना है, माइनस का, ए माइनस बी का होल डैश बराबर क्या होता है, ए डैश माइनस का बी डैश, यही होता है, ठीक है। गुणधर्म आप लोगों को याद हैं तो यूज करो। तो पहले जो भी है उसको डैश आपको देना है और बाद में जो भी है उसे डैश देना है। अब आपको पता है ए डैश को ऐसे ही रखेंगे और इसकी आंसर शीट जानते हो, ए डैश का डैश बराबर क्या होता है, ए, ये भी आपने गुणधर्म पढ़ा है। तो ए डैश का डैश हम ए लिख लेंगे। अब आंसर शीट आपको देखना है, यहाँ पे लिख देते हैं, जो क्यू की आंसर शीट थी 1/2 ए माइनस ए डैश थी, यही थी। तो आंसर शीट में आपको दिख रहा है ए पहले ए डैश बाद में है, और यहाँ पर ए बाद में ए डैश पहले है। तो आपको क्या करना है, हम आपको बता देते हैं, इसे रफ कर देते हैं, फिर आपको बता रहे हैं आपको क्या करना है। यहाँ पे आप लोग देखो, अगर हम ए पहले लिख दें और ए डैश बाद में लिख दें तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो -1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। आपको पता है कि जब भी हम विषम सममित अवयव सिद्ध करते हैं तो डैश के अंदर जो भी है वही आना चाहिए, लेकिन आगे माइनस आना चाहिए। तो हमने क्या किया, क्यू की जो आंसर शीट थी वही हमने यहाँ पे लिखना चाहिए और लिख ली, लेकिन क्या किया, हमें माइनस कॉमन लेना पड़ा, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि किसी का आप डैश निकालो, मीन्स किसी अवयव का परिवर्त निकालो, वही आंसर शीट आना चाहिए। फिर आपको देख लेना है, प्लस की आई है तो सममित अवयव होगा और माइनस आई है तो विषम सममित अवयव होगा। तो यहाँ पर आंसर शीट गड़बड़ दिख रही थी, क्योंकि क्यू की जो आंसर शीट है इतनी है, तो आपको डैश के अंदर वाला ही लाना होता है। तो अब देखो ये आंसर शीट क्यू की है ना, क्यू आप लोग यहाँ पे रख दो, तो डैश के अंदर जो भी है वही आपको लाना है।
तो अगर आगे प्लस होता तो सममिताभी होता, अगर माइनस है तो विषम सममिताभी हो। तो ये क्या क्यू है, विषम सममिताभी है, क्योंकि आंसर शीट में आपको क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। तो एक फार्मूला होता है, अगर ए एक विषम सममिताभी है तो ए डैश बराबर माइनस ए होगा, अगर क्यू एक विषम सममिताभी है क्यू डैश बराबर माइनस क्यू होगा। तो ये आपने सिद्ध कर दिया। अब आपको लिख देना है डायरेक्ट क्यू एक विषम सममिताभी है, क्यू एक विषम सममिताभी है। अब आपको P और Q का मान मीन्स जो आपने सिद्ध किया है, P एक सममिताभी है और Q एक विषम सममिताभी है, आपको समीकरण 1 में लिख देना है। क्या लिख देना है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था, हम आपको बता देते हैं। समीकरण 1 से A बराबर P प्लस Q, तो P आपने सिद्ध किया था एक सममिताभी और Q आपने सिद्ध किया था एक विषम सममिताभी। यही आपने सिद्ध किया था। अब यहाँ पर बॉक्स ले लेना है क्योंकि ये आंसर शीट है। अब आपको यहाँ पर देख लेना है जो कहा गया है वो सिद्ध हो पाया या नहीं। यहाँ पे लिखा है किसी वर्ग आव्यूह को एक सममिताभी तथा एक विषम सममिताभी। यहाँ पे क्या लिखा था, विषम, यहाँ पे लिखा था विषम सममिताभियों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आपको आंसर शीट में दिख रहा होगा A बराबर एक सममिताभी प्लस एक विषम सममिताभी। तो प्लस का मतलब क्या है, योगफल। तो योगफल एक सममिताभी और एक विषम सममिताभी के योग के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो आपको अतः करके लिख देना है और पूरी ये पिर में ही आपको लिख देना है जो यहाँ पे लिखा है। किसी वर्ग आव्यूह, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह आप लोग नोट कर लो, ठीक है। ये पिर में जो है, पिर में 2 कंप्लीट हो गई है। अब आपको नोट कर लेना है। तो इस क्लास में आपको जितना हमने बताया था बेसिक में उतना आपको यहाँ पे करवा दिया है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न आप लोगों को हल करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल का नाम पता ही आपको, बाय बाय सक्सेस क्लासेस। इसी चैनल से जुड़े रहिए पूरी साल। हम ये वादा करते हैं आपसे कि आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।